सुपर प्राइम टाइम प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष पर। आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल और वक्त हो चुका है देश के नंबर 1 प्राइम टाइम शो सुपर प्राइम टाइम का। अफगानिस्तान में आर्मी और तालिबान के बीच शह और मात का खेल जारी है। भीषण युद्ध चल रहा है। पश्चिमी अफगानिस्तान के हेरात में यूएन के हेडक्वार्टर्स पर तालिबान ने अटैक किया है, जिसमें एक गार्ड की मौत हुई है। हेलमंद शहर के बाहरी इलाके में तालिबान डेरा जमा चुका है। तालिबानी अड्डों पर आर्मी ने हवाई हमला कर 65 आतंकियों को भी मार दिया है। स्पिन बोल्डक में भी सेना ने तालिबानियों को खदेड़ दिया है। इसके बावजूद तालिबान के लड़ाके लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इस सब के बीच रूस भी अब हथियार और हेलीकॉप्टर लेकर अफगान बॉर्डर तक पहुंच चुका है। अफगानिस्तान में जारी उथल पुथल के बीच टीवी 9 भारतवर्ष के रिपोर्टर काबुल में मौजूद हैं। वहां से लगातार एक्सक्लूसिव तस्वीरें भेज रहे हैं। काबुल के अंदर हर गाड़ी को लगातार चेक किया जाता है। काबुल सिटी को चारों तरफ से घेरती हैं ये पहाड़ियां। अफगानिस्तान में लगातार हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। विनाशक बम फट रहे हैं, बारूद बरस रहा है, विध्वंस हो रहा है, प्रहार हो रहा है, प्रतिकार हो रहा है। कब्जे की जंग में चारों ओर हाहाकार मचा है। भीषण युद्ध के मैदान में तब्दील हो चुके अफगानिस्तान में डट कर खड़ा है टीवी 9 भारतवर्ष, जो काबुल में खड़े होकर 900 किलोमीटर दूर सेना और तालिबानियों की जंग की एक एक रिपोर्ट भेज रहा है। तालिबानियों की क्रूरता कैमरों में कैद हो रही है। अफगान सेना का प्रचंड पलटवार भी कैमरों में कैप्चर हो रहा है। खून के छींटे से भीगे पठानलैंड की एक एक तस्वीर कैमरे में कैद हो रही है। वही दर्दनाक और खौफनाक दृश्य आप देख रहे हैं। तालिबानियों के कब्जा गिरोह पर अफगानी सेना आसमानी अटैक कर रही है। ये ब्लैक एंड व्हाइट धुंधली तस्वीर है हेलमंद प्रांत की। अफगानी एयरफोर्स ने बम बरसाकर तालिबानी अड्डों को नेस्तनाबूद कर दिया। आतंकी कैंप धुआं धुआं हो गया। अफगानी सेना के हमले में कम से कम 65 आतंकवादी मारे गए हैं। हमले में तालिबानियों के साथ साथ पाकिस्तानी संगठन अल-कायदा के 2 आतंकी भी मारे गए हैं। इसके अलावा आतंकी संगठन बशीर के 13 कमांडर भी हवाई हमले में ढेर हो गए। अफगान सेना ने तालिबान के कई ठिकानों पर ऐसे ही हमले किए हैं। रिपोर्ट की माने तो फरियाब प्रांत में भी अफगानी सेना ने जबरदस्त एयर स्ट्राइक की है। अफगानिस्तान के अफगानी योद्धाओं ने फरियाब प्रांत के पश्तूनकोट और अलमार जिलों में तालिबान के ठिकानों पर ताबड़तोड़ अटैक किया है। हथियार, गोला बारूद नष्ट करने के साथ ही यहाँ 23 तालिबानी आतंकी मारे गए हैं। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। दरअसल फरियाब प्रांत में भी तालिबान और सेना के बीच जमकर संघर्ष चल रहा है। उधर मेमेना शहर पर भी तालिबान की नजर है, लेकिन सेना डटकर मुकाबला कर रही है। इसी तरह तालुकान शहर पर भी कब्जे को लेकर संघर्ष जारी है और हेरात प्रांत पर भी कब्जे को लेकर तालिबान जमकर हमले कर रहा है। ये तस्वीर अफगानिस्तान के शहर हेरात की है। हेरात में तालिबानी आतंकी और सेना में टकराव जारी है। आतंकियों ने पुल मालान क्षेत्र, तराख और गजारा जिलों के पर्यटन स्थल पर सुरक्षा चौकियों के खिलाफ एक आक्रामक अभियान छेड़ रखा है। हेरात प्रांत में बंदरगाह इस्लाम कला और तोरघुंडी पर कब्जा करने वाले तालिबानी आतंकियों की नजर अब हेरात शहर पर है। हेरात शहर को कब्जाने के लिए तालिबानियों ने जहां बारूद की बोरियां खोल दी हैं, तो वहीं अफगानी आर्मी भी जबरदस्त पलटवार कर रही है। कब्जाने और छीनने की जंग लगातार जारी है। रिपोर्ट के मुताबिक 200 से ज्यादा जिलों पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। हालांकि रक्त बीज की तरह पसर रहे तालिबानियों को स्पिन बोल्डक इलाके में झटका लगा है। ये तस्वीर उस स्पिन बोल्डक इलाके की है जो पाकिस्तान के बॉर्डर पर है, जिस पर पाकिस्तानियों की मदद से तालिबानी आतंकी कब्जा जमाए हुए थे। बताया जा रहा है कि अफगान आर्मी ने स्पिन बोल्डक को तालिबानियों से मुक्त करा लिया है। ये जश्न उसी मुक्ति का है। सैकड़ों की तादाद में लोग सड़क पर उतर आए, अपनी खुशियों का कुछ यूं इजहार किया। स्पिन बोल्डक की तरह दूसरे इलाकों पर फिर से नियंत्रण के लिए अफगानी आर्मी लगातार मशक्कत कर रही है। सेना के अफसर अपने जवानों के साथ साथ आम अफगानियों का हौसला बढ़ा रहे हैं। इसी का नतीजा है कि अफगानी सेना जमीन से लेकर आसमान तक डटकर मुकाबला कर रही है। हालांकि तालिबान का विस्तार भी जारी है।
मानचित्र पर दिख रहा लाल इलाका तालिबानियों के पूर्ण कब्जे में है। जिन जिन इलाकों में पीला रंग दिखाई दे रहा है वहां पर कब्जे के लिए जंग जारी है। सिर्फ आसमानी दिख रहे गिनती भर के इलाकों में ही अफगान सरकार का आधिपत्य बचा है। अब जरा ये दूसरा नक्शा देखिए। अफगानिस्तान का बदखशा प्रांत ताजिकिस्तान से लगता है। बदखशा के ज्यादातर जिलों पर तालिबान कब्जा कर चुका है, इसलिए ताजिकिस्तान में तालिबानी आतंक की आहट सुनाई देने लगी है। तालिबान ने ताजिकिस्तान बॉर्डर पर भी कब्जा कर लिया है और वहां पर बाकायदा ताजिक आतंकवादियों को तैनात कर दिया है। तालिबान ने मेहदी को कमांडर बनाकर ताजिकिस्तान में तालिबानी ठिकानों को तैयार करने का जिम्मा भी दे दिया है। ऐसे में ताजिकिस्तान भी सतर्क हो चुका है। ताजिकिस्तान से लगी सीमाओं पर सैनिकों का जमावड़ा बढ़ गया है। रूस ने पूरी पलटन उतार दी है। यहां रूस ने अफगान सीमा से लगे ताजिकिस्तान क्षेत्र में पहले अपने सैनिक और टैंक तैनात किए थे, अब हवाई ताकत भी बढ़ा दी है। 10 अगस्त तक अफगान सीमा पर ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान के सहयोग से युद्धाभ्यास किया जा रहा है। रूस ने यहां सुखोई 25 विमानों को तैनात किया है। अभी पिछले महीने ही रूस ने चेतावनी दी थी कि कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन निर्णायक कार्रवाई करेगा अगर उसके किसी सदस्य देश की सीमा पर कोई आक्रामक कार्रवाई की गई या फिर उसे उकसाया गया। रूस मध्य एशियाई देशों को अफगान समस्या के मामले में सुरक्षा की गारंटी देना चाहता है, जिससे अमेरिका को यहां सैन्य अड्डा बनाने में सफलता न मिल सके। ऐसे में ताजिकिस्तान में मौजूद रूसी सेना को अब दुशांबे में स्थित उनके स्थायी ठिकाने से हटाकर हर्ब मैदान ट्रेनिंग एरिया में तैनात कर दिया गया है, जो अफगानिस्तान की सीमा से सटा हुआ है। रूसी टैंक, हथियारबंद वाहन, ट्रक, तोपें तैनात की गई हैं। रूसी सैनिकों की सुरक्षा का जिम्मा Mi-24 लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स पर है। रूस ने सुखोई 25 विमानों को भी तैनात कर दिया है। रूस जानता है कि अगर अफगानिस्तान में तालिबान की आतंक की हुकूमत कायम हुई तो उसका असर पड़ोस पर भी पड़ेगा। अफगानिस्तान के पड़ोस में ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान जैसे मुल्क हैं जो सोवियत संघ के टूटने के बाद बने हैं। ताजिकिस्तान में तो रूस का सैन्य अड्डा भी है, लिहाजा रूस एक्टिव हो चुका है। ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान में रूस के सक्रिय होने के बाद अमेरिकी युद्ध का समर्थन करने वाले अफगानों को दूसरे देशों में बसाने की तैयारी कर रहा है अमेरिका। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की माने तो कुवैत वो देश होगा जहां पर अफगान सहयोगियों को बसाया जाएगा। इसके लिए बातचीत जारी है। अमेरिका को अपनों की फिक्र इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि तालिबान का कोहराम आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। 5 अगस्त 2019 को कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने का ऐलान हुआ। इस फैसले से न सिर्फ कश्मीर के अलगाववादी बिलबिला उठे, बल्कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान भी दुनिया के सामने छाती पीटने लगा था। पीएम मोदी के ऐतिहासिक फैसले को 2 साल पूरे होने वाले हैं, लेकिन इससे पहले ही भारत सरकार की तरफ से एक ऐसा बयान आया है जो इस बात का संकेत दे रहा है कि जल्द ही पीओके भारत का हिस्सा होने वाला है। सरकार ने प्रण ले लिया, पाकिस्तान के खिलाफ आखिरी रण का भी ऐलान कर दिया है। आखिर कैसे हिंदुस्तानी सेना पाकिस्तान की हर साजिश को मटियामेट करते हुए पीओके को आजाद कराएगी, कैसे पाकिस्तान की फौज को कब्जे वाले कश्मीर से भगाएगी, आप खुद देखिए पीओके पर आर पार का सबसे सॉलिड प्लान। प्रधानमंत्री मोदी की जुबान से निकली ये वो कसक है जो बीते कई दशकों से किसी फांस की तरह उनके दिल में चुभ रही। मगर अब प्रधानमंत्री की यही कसक इमरान और बाजवा की ठसक को ढीला कर देगी, क्योंकि जिस पीओके पर पाकिस्तान कब्जा जमा कर बैठा है, जिस पीओके में पाकिस्तानी सेना क्रूरता करती है, अब उसी पाक अधिकृत कश्मीर को आजाद कराने का वक्त आ गया है। दिल्ली ने पहली बार इस्लामाबाद को यह बता दिया है कि पीओके हमारा है। हर हाल में पाकिस्तान को इस इलाके पर किए अवैध कब्जे को हटाना होगा, और अगर पाकिस्तान नहीं माना तो हिंद की सेना पीओके की तरफ कूच करेगी। Exercise can neither hide the illegal occupation by Pakistan, nor the grave human rights violations, exploitation, and denial of freedom to the people in these occupied territories. Pakistan has no locus standi on these Indian territories. We call upon Pakistan to vacate all Indian areas under its illegal occupation. ये पाकिस्तान को हिंदुस्तान का आखिरी अल्टीमेटम। पहली बार सरकार ने ऐलान किया कि पीओके को पाकिस्तान के कब्जे से छुड़ाने का सही वक्त आ चुका है। बीते 72 सालों से पीओके के लोग जिस बेड़ियों में जकड़े थे, अब उन कश्मीरियों को आजाद करने का वक्त आ गया है। आपको बता दें कि हाल में पीओके में चुनाव हुआ, मगर इसे चुनाव कहना
गुनाह ही होगा, क्योंकि असल में पीओके के भीतर चुनावी ढकोसला किया गया। कब्जे वाले कश्मीर में इलेक्शन के नाम पर पाकिस्तानी फौज और सरकार ने जबरदस्त धांधली की। मकसद साफ था, पीओके के 40 लाख लोगों को गुलाम बनाना। The so-called elections in Indian territory under the illegal occupation of Pakistan are nothing but an attempt by Pakistan to camouflage its illegal occupation and the material changes undertaken by it in these territories. पाकिस्तान की सिर्फ एक ही मंशा है, कब्जे वाले कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाना, और इसके लिए पाकिस्तानी हुक्मरान हर हथकंडा अपनाते हैं जो पीओके और वहां के लोगों के खिलाफ है। मगर इस बार ये इस्लामाबाद की आखिरी भूल साबित होगी, क्योंकि पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ जबरदस्त बगावत की जा रही है। पाक अधिकृत कश्मीर का हर बाशिंदा पाकिस्तानी सेना सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर विरोध कर रहा है। पीओके में उठी बगावत की आग पाकिस्तान को सुलगाकर राख कर देने के लिए काफी है। कब्जे वाले कश्मीर में पाकिस्तान के खिलाफ जो आक्रोश उठा है, उससे पाकिस्तान में भूचाल आना तय है, और जल्द ही पीओके का आजादी मिशन इमरान खान का सिंहासन हिला देगा, भाजपा के पैरों तले जमीन खिसका देगा। क्योंकि जिस तरह से पीएम मोदी ने ठीक 1 साल पहले 5 अगस्त को कश्मीर में 370 हटाकर जंजीरों को तोड़ा था, ठीक उसी तरह पीओके से भी पाकिस्तान जैसे नासूर को खत्म किया जाएगा। भारत ने बहुत अच्छा कदम उठाया है कि इसके अगेंस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन रेज किया हुआ है, और अगर आपने ये सब बंद नहीं किया, ये सारा खेल बंद नहीं किया, तो फिर भारत के अपने खुद के तरीके हैं इन सारी चीजों से इससे निपटने के लिए। भारत ने पाकिस्तान को जो आखिरी पैगाम दिया है, उसका सीधा और साफ संदेश ये कि वक्त रहते पीओके से निकल जाओ। धोखे और फरेब से हिंदुस्तान की जमीन पर जो कब्जा कर रखा है, उसे हटा लो, वरना अपना हक कैसे लेना है ये हिंदुस्तान को बखूबी पता है। देश के प्रधान किसी भी वक्त अपने जंगबाजों को मिशन पीओके के लिए वॉर जोन में उतार सकते हैं। राफेल और ब्रह्मोस जैसे विस्फोटक बारूदी एक्शन के लिए तैयार है। अगर इंतजार है तो सिर्फ एक इशारे का। ये पूरा इलीगल है, क्योंकि ये इलाका जो है ये हिंदुस्तान का इलाका है, और इसके लिए जो यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशन भी है वो कहता है कि पाकिस्तान एग्रेसर है और पाकिस्तान को ये एरिया वेकेट करना है। और ये इलाका जो था ये जम्मू कश्मीर का इलाका था। भारत सरकार ने सिर्फ पाकिस्तान को नहीं बल्कि चीन को पीओके में घुसपैठ करने से साफ साफ मना कर दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने ड्रैगन को तलख अंदाज में चेतावनी दी कि अगर उसने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट सीपैक को पीओके में बढ़ाया या फिर जारी रखा तो इसका अंजाम बेहद खौफनाक होगा। CPEC is in India's territory that has been illegally occupied by Pakistan, and that we resolutely oppose any attempts by other countries to change the status quo in areas illegally occupied by Pakistan, as also to Pakistan bringing up any material change in Indian territories under its illegal occupation. We call upon parties concerned to cease such actions. घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। कब्जे वाला कश्मीर पाकिस्तान के लिए कुबेर का खजाना है। पूरे पाकिस्तान की भूख पीओके की बदौलत मिटती है। पीओके की बिजली, खनिज और टूरिज्म से इस्लामाबाद की हुकूमत का खजाना भरता है। कश्मीरियों को लूटने खसोटने वाले बर्बर सुल्तानों ने पीओके का बड़ा हिस्सा चीन को भी बेच रखा है। पीओके में जितना कहर पाकिस्तानी फौज ढाती है, उससे कहीं ज्यादा टॉर्चर ड्रैगन आर्मी ने कर रखा है। बीते कई सालों से चीन और पाकिस्तान ने मिलकर पीओके को नर्क बना दिया। तमाम तरह के प्राकृतिक संसाधनों पर ड्रैगन ने कब्जा कर रखा है। बस इसी शोषण को हिंदुस्तान सह नहीं पा रहा, क्योंकि कब्जे वाले कश्मीर के लोग आखिर हैं तो हिंदुस्तान। ऐसे में भारत ने चीन और पाकिस्तान को ये चेता दिया कि अब पीओके के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TVN भारतवर्ष। उधर चीन ने हाल ही में साउथ चाइना से लगे इलाकों में अपनी हलचल बढ़ाई है। पड़ोसियों के इलाके में घुसपैठ की कोशिशें भी पहले से ज्यादा की हैं, और इसका कारण यह है कि अमेरिका पर एक ऐसी पाबंदी लगी थी जो ड्रैगन के लिए अवसर साबित हो रही थी। पाबंदी लगाने वाला मुल्क था फिलीपींस।
लेकिन वक्त चंद महीनों में ही बदल गया। अमेरिका ने फिलीपींस को ही केंद्र में रखकर एक प्लान बनाया और यह प्लान इतना घातक साबित हुआ कि चीन अब खुद को चौतरफा घिरा हुआ महसूस कर रहा है। क्या थी पाबंदी और क्या है नया प्लान, इस रिपोर्ट में देखिए। नीले समंदर में बारूद सुलगाकर चीन ने नीले पानी के बैटल ग्राउंड पर उबाल दिखाया, पड़ोसियों पर गुर्राया और महाशक्तिशाली देश के खिलाफ माहौल बनाया। लेकिन वक्त की चाल बहुत तेज है। चीन की कब्जे वाली साजिश के केंद्र में घूमी सुइयां ठीक उल्टी दिशा की तरफ मुंह किए खड़ी हैं। जो चीन समंदर और पड़ोसियों पर हमला करके अपनी सीमा का विस्तार करने की ख्वाहिश पाले बैठा था, उसी ड्रैगन के खिलाफ ऐसा अटैक प्लान बन गया जिसकी कल्पना भी नहीं की गई थी। दरअसल इस जंगी प्लान के एक छोर पर चीन है, दूसरी तरफ अमेरिका है और बीच में वो मुल्क है जिन्हें चीन से खतरा है। अमेरिका ने उन्हीं मुल्कों को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। इन्हीं देशों को हथियार और आर्थिक मदद देकर अमेरिका बिना मैदान में उतरे भी जंग जीतने का प्लान बना चुका है। और इसमें इस वक्त जिस देश पर अमेरिका को सबसे ज्यादा भरोसा है वो है फिलीपींस। चीन को बड़ा झटका लगा, जंगी बिसात समंदर धधका। यूएस ने बनाया फिलीपींस प्लान, अब संकट में ड्रैगन की जान। फिलीपींस यूएस समंदर थर्राएंगे, चीन को ताकत दिखाएंगे। बदला समंदर का समीकरण, अग्निवर्षा होगी प्रचंड, तय है रण। दरअसल चीन साउथ चाइना सी में जिस तरह की दादागिरी दिखा रहा था उसका एक कारण था और इस कारण के दो सिरों पर अमेरिका और फिलीपींस खड़े थे। लेकिन ये दोनों छोर फिर से मिल गए। नतीजतन चीन की दादागिरी को चुनौती मिल गई, या दूसरे शब्दों में कहें तो साउथ चाइना सी के रणनीतिक क्षेत्र में चीन को सबसे बड़ा झटका मिला है। और अब चीन के खिलाफ समंदर में फिर से हाहाकारी जंग की तैयारी शुरू हो गई है। ड्रैगन पर नकेल कसने की इस पूरी कूट रचना में किसने किस तरह से कदम उठाए, किसने क्या चाल चली, किसे शह दी गई और मात कैसे चीन के नसीब में आए, इसका पूरा विस्तार समझिए। साउथ चाइना सी का सफर अमेरिका उत्तरी प्रशांत महासागर के रास्ते तय करता है। इसमें पहले फिलीपींस सागर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करना जरूरी होता है। इसके बाद ये अमेरिकी जंगी बेड़े साउथ चाइना सी पहुंचते हैं। लेकिन एक ऐसे समझौते को टाला गया जिससे इस रास्ते पर अंकुश लग गया और चीन को इससे फायदा हुआ। चीन ने समंदर में अपनी सीमा विस्तार का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया, जिससे न सिर्फ अमेरिका के लिए बल्कि फिलीपींस के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो गई। लेकिन अब इन चुनौतियों की दीवारों को गिरा दिया गया है। अब जो होगा वो अमेरिका करेगा और फिलीपींस उस एक्शन प्लान का एग्जीक्यूशन करेगा। अब कैसे गिरी चुनौतियों की ईंटों से बनी दीवार, इसे भी समझ लीजिए। फिलीपींस ने विजिटिंग फोर्स एग्रीमेंट रद्द कर दिया था। राष्ट्रपति रोड्रिगो ने समझौते को टालना शुरू किया। चीन ने अमेरिका की मुश्किलों को अवसर मान लिया। लगातार पड़ोसी देशों में घुसपैठ की कोशिश की गई। सैन्य अभ्यास को लेकर कोई मंच नहीं बना पा रहा था। इसके बाद अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने फिलीपींस का दौरा किया। उन्होंने फिलीपींस के रक्षा मंत्री डॉल्फिन नोरेंजाना से मुलाकात की और चीन पर काबू पाने का एक रास्ता तैयार किया। अब आपको ये जानकर इत्मीनान होगा कि ये रास्ता ऐसा था जिसने चीन को अपने पैर पीछे खींचने पर मजबूर कर दिया। फिलीपींस और अमेरिका के बीच सैन्य सहयोग बढ़ा। अमेरिका के साथ समझौते का दोबारा अध्ययन हुआ। अमेरिका के रक्षा मंत्री ने भविष्य की चिंता जाहिर की और फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो ने समझौता बहाल किया। दरअसल समझौता 1998 में हुआ था, जिसके तहत अमेरिका फिलीपींस का रक्षा सहयोगी बना। अमेरिका और फिलीपींस के सैनिक एक दूसरे के साथ युद्ध अभ्यास करने लगे। फिलीपींस ने अपने समुद्री क्षेत्र और अपनी जमीन के लिए अमेरिकी बलों को प्रवेश की अनुमति दी। उनके अस्थायी प्रवास को कानूनी शर्तों में बांधा। लेकिन इस फैसले को अमेरिका के राष्ट्रपति ने 2020 में खुद तोड़कर अमेरिका को सूचित कर दिया और ये चीन के लिए अवसर बन गए। लेकिन ऐसा हुआ क्यों, इसे भी जान लीजिए। चीन ने कोरोना काल में फिलीपींस को काफी मदद दी। दवा, सुरक्षा और मेडिकल उपकरणों की सप्लाई भी की। फिलीपींस में कोरोना वैक्सीन की सप्लाई भी की। इस मदद से फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो प्रभावित हुए और उन्होंने चीन को अपना करीबी सहयोगी मानकर अमेरिका से दूरी बढ़ा ली। नतीजतन अमेरिका से सैन्य अभ्यास के लिए हुआ समझौता टूट गया और चीन ने साउथ चाइना सी में दादागिरी दिखानी शुरू की। लेकिन अब फिर से मोर्चे पर बदलाव है। अमेरिका ने फिलीपींस प्लान तैयार किया है, इसलिए चीन को फिर से अपने सीमित क्षेत्र में सिमटना ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
हिंदुस्तान के अलग अलग इलाकों से तबाही की ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिन्हें देखकर कलेजा कांप जाए। पहाड़ के पहाड़ दरक रहे हैं। लैंडस्लाइड ने हिमाचल के कई जिलों में तांडव मचा रखा है, तो वहीं मैदानी इलाके भी कुदरत के हाहाकारी अटैक के आगे बेबस हैं। जल प्रलय से बेहाल हैं। कहीं सैलाब आफत बना हुआ है तो कहीं उफान मारती नदियां मुसीबत ला रही हैं। आखिर कैसा है कुदरत का कहर, आपको दिखाते हैं। कुदरत जब अपना क्रोध दिखाती है तो मंजर कितना खौफनाक नजर आता है, ये जानने के लिए आप हिमाचल प्रदेश के सिरमौर से सामने आई इस तस्वीर को देखिए। देखते ही देखते पूरा पहाड़ भरभरा के गिर गया। पहाड़ पर बनी सड़क भी तिनके की तरफ बिखर गई। यकीनन पहाड़ों पर तबाही का ये मंजर देखकर हर कोई थर्रा उठा। अब सवाल ये है कि आखिर अचानक ही पहाड़ किसी रेत के टीले की तरह क्यों बिखर गए? तो जान लीजिए, इसके पीछे की वजह है पहाड़ों पर आसमान से बरसी आफत। बीते कई दिनों से पहाड़ी इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही। पहाड़ के चलते लगातार लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ रही, तो कहीं बादल फट रहे हैं। इसी तरह हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में घंटों तक ताबड़तोड़ बारिश हुई। बारिश के चलते पहाड़ का हिस्सा धीरे धीरे दरकने लगा, मिट्टी कटने लगी और फिर कुछ ही देर बाद पूरा पहाड़ धंस गया। जिस जगह यह हादसा हुआ वो राष्ट्रीय राजमार्ग 707 है। भारी लैंडस्लाइड से रोड बंद हो गया क्योंकि अचानक पहाड़ के साथ काली खान के पास पूरी सड़क पहाड़ के साथ भरभरा कर गिर गई। इस भयानक लैंडस्लाइड की वजह से 100 गांव का संपर्क आपस में टूट गया है। गनीमत ये रही कि कोई इस लैंडस्लाइड की चपेट में नहीं आया। लेकिन हिमाचल प्रदेश में बारिश का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। पहाड़ के पहाड़ जमींदोज हो रहे हैं। लगातार हो रहे हादसों से लोगों में दहशत है। हर कोई ये सोचकर परेशान है कि कब किस पल कुदरत कहां पर कैसा कहर बरपा दे। हिमाचल में बारिश की वजह से कुल्लू में भी लैंडस्लाइड हुआ। कुल्लू के ब्यासर इलाके के लांगचा गांव में पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर अचानक ही गिरने लगे। इस घटना के बाद गांव के लोग दहशत में और लैंडस्लाइड से बचने के लिए गांव खाली कर रहे हैं। ठीक इसी तरह सोलन में भी लैंडस्लाइड की डराने वाली तस्वीरें सामने आई। सोलन इलाके में पहाड़ का एक हिस्सा टूटकर गिर गया। लैंडस्लाइड की वजह से हिमाचल का नेशनल हाईवे 5 फिलहाल बंद कर दिया गया है। इतना ही नहीं, हिमाचल प्रदेश के मंडी में बारिश के बाद लैंडस्लाइड होने से एक दीवार ढह गई। इस हादसे के चपेट में आने से दर्जन भर कारें क्षतिग्रस्त हो गईं। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। सिर्फ पहाड़ों पर ही नहीं, मैदानी इलाकों में भी बारिश मुसीबत बनकर आई। कानपुर के भोगनीपुर तहसील के कोयले गांव में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से कच्चा मकान ढह गया। मकान के मलबे में परिवार के कई लोग दब गए। ग्रामीणों और पुलिस की टीम रेस्क्यू कर लोगों को बचाने में जुटी। उन्हें मलबे से सुरक्षित बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। पहाड़ों पर पानी की मार से यूपी भी बेहाल है। 12 जिलों में नदियां उफान पर हैं।
बाराबंकी, अयोध्या, कुशीनगर, गोरखपुर, बहराइच, लखीमपुर, आजमगढ़, गोंडा, संत कबीर नगर, सीतापुर, सिद्धार्थनगर और बलरामपुर जिले में नदियों का जलस्तर फिर बढ़ने लगा है। इन जिलों के गांवों में कटान जारी है। लखीमपुर में शारदा नदी ने निघासन इलाके में कोहराम मचा दिया है। मजरी गांव आधा शारदा नदी में समा चुका है। 63 घर पानी में बह गए। इनमें से 30 से ज्यादा घर पीएम आवास योजना में बनाए गए थे। मुद्दतों बाद गरीबों को आशियाने का नजराना मिला था। सैलाब ने वो भी छीन लिया। सर उस दिन बहुत तेज से 24 तारीख को कटान हुआ था और वो हम मकान तोड़ नहीं पाए, न सामान निकाल पाए। कम से कम 30-35 सरकारी आवास बहे हैं, कुछ निजी बहे हैं, कम से कम 50-60 घर बह चुका है। ये बहुत पहले उधर थी, ये धीरे धीरे होते रहा। जियो ट्यूब भी पड़ा था। इसमें प्रशासन कई बार कहने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं किया, इसलिए नदी बढ़ती चली है। आज हमारे आधा गांव को पूरा साफ कर चुकी है और जो बचा है ये भी साफ होने वाला है। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में यमुना नदी भी उफान पर है। यमुना नदी का लेवल खतरे के निशान से ऊपर है। पहाड़ों पर हो रही बारिश की वजह से हरियाणा के हथनीकुंड बैरेज से 1,60,000 क्यूसेक पानी दिल्ली की तरफ डाइवर्ट किया गया है, जिसकी वजह से दिल्ली में जो यमुना का जल स्तर है वो अब खतरे के निशान से ऊपर हो गया। एक बार मैं आपको तस्वीरें जरा दिखाना चाहूंगी। ये ISBT का जो वोट क्लब बना हुआ है वहां से तस्वीरें आप पीछे देखेंगे। ये कश्मीरी गेट का जो पुल है वो आप यहाँ से साफ तस्वीरों में देख सकते हैं और ये यमुना का तेज बहाव आप देख सकते हैं। और इस वक्त जो दिल्ली में जो यमुना का जल स्तर है वो खतरे के निशान से ऊपर हो गया है। कुदरत के रौद्र रूप को देखकर इंसान सन्न है। कहीं बादल फट रहे हैं, कहीं मूसलाधार बारिश के बाद आई बाढ़ कहर बरपा रही है, तो कहीं उफनती नदी सब कुछ तबाह करने पर आमादा है। ऊंचे पहाड़ हो या फिर मैदानी इलाका, हर तरफ भय और खौफ पसरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TVN भारतवर्ष। दुश्मनी की धुरी पर इस दुनिया का हर देश परिक्रमा कर रहा है। ग्लोब पर किसी भी मुल्क पर उंगली रख दीजिए, अदावत की जमीन दिखने लगेगी। लेकिन इस मैदान में सुरक्षित वही है जिसके पास ताकत है, फिर चाहे वो ताकत सैन्य हो, कहर बरपाने वाले हथियार की हो या मजबूत अर्थव्यवस्था की। और अगर सैन्य गठबंधन का मोर्चा बन जाए तो समीकरण बदलने में जरा भी वक्त नहीं लगेगा। ऐसे समीकरण को अदावत के मोर्चे पर बदलने की तैयारी में है टर्की और अजरबैजान, जिन्होंने 3 देशों में हड़कंप मचा दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। मिडिल ईस्ट में नाटो का कहर आपने देखा। कई देशों के बारूद से बर्बाद होने के गवाह आप खुद होंगे। तो क्या इस ताकतवर सैन्य संगठन नाटो का कोई मुकाबला हो सकता है? जाहिर है नहीं। अलबत्ता नाटो की बढ़ती ताकत को देखते हुए एशिया और रूस के कुछ देशों ने मिलकर एक शक्ति केंद्र के गठन का ख्वाब देखा। लेकिन नाटो की ताकत का फिर भी मुकाबला आसान नहीं हुआ। लेकिन अब नाटो के खिलाफ ना सही, लेकिन नाटो के जैसे ही एक क्षेत्रीय सैन्य गठबंधन का भविष्य नजर आने लगा है। नाटो का एक सदस्य जिसने नाटो से ही हथियार और गोला बारूद हासिल किए, वही मुल्क नाटो से सीखकर भूमध्य सागर की धुरी पर परिक्रमा करने वाले देशों को दहलाने का प्लान बना रहा है। बात तुर्की की हो रही है। वो तुर्की जो इस्लाम का झंडा बरदार बनना चाहता है, जो सऊदी अरब की जगह लेना चाहता है और एर्दोगन के इस ख्वाब को पंख लगाने की जिम्मेदारी उठाई है उस मुल्क ने जिसे अजरबैजान कहा जाता है। यानी तुर्की के अतीत का वो हिस्सा जो आर्मेनिया के विभाजन के साथ अलग हुआ, वही हिस्सा जमीनी सीमा से परे भावना और भाषीय समानता के साथ सैन्य शक्ति में विकास के लिए 2 सत्ता वाले एक मुल्क की अवधारणा को साकार करने जा रहा है। और नाटो की तरह मिनी सैन्य शक्ति के निर्माण की दिशा में उठाए जा रहे कदमों से 3 मुल्कों में दहशत फैल गई है। आखिर कैसे हो रहा है तुर्की का वो सपना साकार जो कल्पना से परे है? तुर्की के साथ अजरबैजान, न्यू साजिश ऑफ एर्दोगन, नई सेना बनाने की तैयारी, एक क्षेत्र में हालात हाहाकारी, मध्य में भीषण जंग की तैयारी, एक्शन प्लान हो गया जारी। 3 मुल्कों में भारी दहशत, संकेत, विनाश की आहट। विनाश की आहट का कारण आप जान ही रहे होंगे।
तुर्की और अजरबैजान का संगठनात्मक ढांचा एक तरह से सबकी परेशानी का सबब है, लेकिन संघर्ष के मुहाने पर जो तैयारी हुई है वो और भी ज्यादा हाहाकारी है। दरअसल तुर्की और अजरबैजान यूरोप में एक नया सैन्य संगठन बनाने पर विचार कर रहे हैं और इसके लिए दोनों देश सैन्य सहयोग के क्षेत्र में संयुक्त कार्यक्रम आयोजित करने की भी योजना पर काम कर रहे हैं। हालांकि इसका आधिकारिक ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन जारी सैन्य अभ्यास के मुहाने पर इस कार्यक्रम की पुष्टि हो रही है। कल्पना कीजिए, यदि तुर्की और अजरबैजान संयुक्त सेना बना भी लेते हैं तो नाटो या रूस के मुकाबले कोई ताकत खड़ी हो सकती है? शायद नहीं, लेकिन ये ताकत 3 देशों को जरूर प्रभावित कर सकती है और ये महसूस भी किया जा रहा है। जिन पर प्रभाव पड़ रहा है वो देश हैं तुर्की से अदावत के मुहाने पर दूसरी तरफ खड़ा ग्रीस और इनके अलावा अजरबैजान के दूसरे छोर पर बसे आर्मेनिया और साइप्रस। अब सवाल यह है कि यह प्रभाव पड़ा क्यों? तुर्की और अजरबैजान के सैन्य संगठन से जुड़ी खबर को इतना महत्व दिया क्यों गया? जवाब है तुर्की की संसद के अध्यक्ष मुस्तफा सेंटॉप का दावा, जिसमें उन्होंने हालांकि सैन्य संगठन की बात तो नहीं स्वीकारी, लेकिन ये जरूर बता दिया कि तुर्की और अजरबैजान मिलकर सैन्य अभ्यास कर रहे हैं, यानी सिर्फ इस संगठन पर मुहर लगनी बाकी है। जबकि मैदान जंग में दोनों साथ हैं और अब जंग हुई तो फिर छिपकर मदद करने की बजाय तुर्की खुलकर जंग लड़ने उतर जाएगा, यानी 3 देश संकट में घिर चुके हैं। ग्रीस से विवाद में तुर्की के साथ अजरबैजान होगा। अजरबैजान इजरायली हथियार इस्तेमाल करता है। नाटो का सदस्य होने के नाते तुर्की भी ताकतवर है। जंग के हालात में अब ग्रीस अकेला पड़ सकता है। ठीक इसी तरह आर्मेनिया के मैदान की कल्पना करें तो अब अजरबैजान सिर्फ अकेले जंग नहीं लड़ेगा, बल्कि तुर्की उसका खुलकर सहयोग करेगा। रही बात साइप्रस की, इस मोर्चे पर भी दोनों देश एकजुट होकर जंग छेड़ सकते हैं, जिसमें इजराइल और नाटो यानी अमेरिका के शक्तिशाली हथियार जंग में इस्तेमाल हो सकते हैं। और मुमकिन है कि जिनके पास अमेरिका और इजराइल जैसी तकनीक के हथियार हों, उनसे जंग जीतना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। मुस्लिम देशों का खलीफा बनने का ख्वाब देखने वाला टर्की इन दिनों भयानक आग से बेहाल है। टर्की के जंगलों में आग भीषण लगी है और इसने देश में कोहराम मचा दिया है। बीते 3 दिनों से धधक रही प्रचंड ज्वाला लाख कोशिशों के बाद भी काबू में नहीं आ रही। परेशानी की बड़ी वजह यह है कि जंगलों में लगी ये आग अब शहरों की तरफ बढ़ रही है। एहतियातन आसपास के इलाकों को खाली करवा लिया गया है। समंदर किनारे आसमान नारंगी हो चला है, बादलों की जगह धुएं ने ले ली। धधकती अग्नि मानो सब कुछ निगल जाने पर आमादा है। प्रचंड ज्वाला जैसे चेतावनी दे रही कि उसके रास्ते जो आया उसे जलाकर खाक कर देगी। जरा यहाँ देखिए, महज कुछ मिनटों में इस खुशनुमा बीच का नजारा जहन्नुम सा हो गया। यहाँ धूप से एक नए लोगों को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। अचानक भड़की आग की तपिश ने इन लोगों को भागने पर मजबूर कर दिया। अग्नि के रौद्रूप की तस्वीरें तुर्की की हैं। ये नजारा मारमारिश शहर के पास समंदर किनारे और जंगलों का है, जहाँ बीते 24 घंटों से अग्नि वो तांडव मचा रही जिसे देखकर पूरा तुर्की तंग है। और सिर्फ मारमारिश शहर ही नहीं, हेताय, इजमिर, किनाकेल, मेरसिन समेत 28 शहरों के करीब जंगलों में आग बेकाबू हो चुकी है। तुर्की में कुल 60 अलग अलग जगहों पर आग भड़की, जिसे बुझाने के लिए 38 हेलीकॉप्टर और 4000 फायर फाइटर दिन रात जुटे हैं। तुर्की में आग का ये सिलसिला 3 दिन पहले शुरू हुआ था। देखते ही देखते कई हिस्से इसकी चपेट में आ गए। मेडिटेरियन और एजियन क्षेत्र के जंगलों में आग तांडव मचा रही। आग इतनी विकराल और भयंकर है कि उस पर काबू पाने में फायर फाइटर्स की सांसें फूल रही। आग के बेकाबू होने की वजह तेज हवाएं और चिलचिलाती धूप है। कई इलाकों में 100 मीटर से भी ऊंची आग की लपटें देखी गई। जंगलों के किनारे बने होटलों और रिसोर्ट को प्रचंड अग्नि से भारी नुकसान पहुंचा है। सबसे बुरा हाल मानव घाट शहर का है, जहां समंदर किनारे बने रिसोर्ट में लगी आग में 3 लोगों की जलकर मौत हो गई, जबकि 50 से ज्यादा लोग अस्पतालों में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। फिलहाल सभी होटल और रिसोर्ट को खाली करा लिया गया है। तुर्की में प्रचंड अग्नि जमकर तांडव मचा रही। अथॉरिटीज आग के कारणों को जानने में जुटी। शक है कि इस आग के पीछे कुर्दिश चरमपंथियों का हाथ हो। इस शक के पीछे बड़ी वजह है इस्तांबुल में मौजूद रशियन काउंसलेट में आग का लगना। दरअसल शुक्रवार के दिन रशियन काउंसलेट से भी अचानक आग की लपटें उठने लगी। हालांकि वक्त रहते उन पर काबू पा लिया गया। तुर्की के लिए फिलहाल चिंता की बड़ी वजह है आग का शहरी इलाकों की तरफ बढ़ना। बहुत तेजी से जंगलों की आग शहरों की तरफ आ रही। 300 से ज्यादा इमारतों को नुकसान पहुंचा है। आग ने 500 एकड़ जंगलों को जलाकर खाक कर दिया है।
आग में 1000 से ज्यादा जानवरों के मारे जाने की भी खबर है, जबकि कुल 112 लोग आग से प्रभावित हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। कोरोना महामारी के इस काल में दुनिया के कई देश तीसरी लहर की आहट महसूस कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे मुल्क भी हैं जिन्होंने तीसरी लहर के बाद लापरवाही से चौथी लहर को आमंत्रण दे दिया है। मिडिल ईस्ट के 22 में से 15 मुल्कों की गिनती ऐसे ही देशों में हो रही है। आखिर कैसे हैं वहां के हालात? कोरोना के किस वेरिएंट ने बोला है हमला? और क्या है कोरोना वायरस की चौथी लहर आने का कारण? इस रिपोर्ट में देखिए। भारत में खतरनाक दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट ने उन्हें बिल्कुल भी नहीं बख्शा, जिन्होंने उसकी संक्रामक शक्ति को चुनौती दी। यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका में हाहाकार मचाने के बाद कोरोना के डेल्टा वेरिएंट का रुख हुआ है उन देशों पर जिन्होंने कोरोना को अपनी लापरवाही से बुलावा दी। ये देश हैं मिडिल ईस्ट, जहां बकरीद के दौरान बढ़ती गई लापरवाही और वायरस का कॉकटेल कहर ढा रहा है। 22 मई से 15 मुल्क ऐसे हैं जहां सीधे सीधे वायरस ने चुनौतियों का जाल बुन डाला। WHO ने भी इसकी पुष्टि की। हालांकि संक्रमितों और मौत के आंकड़ों पर नजर डालें तो इनमें ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्हें वैक्सीन की एक भी डोज नहीं लग सकी। यानी संकट फिलहाल उन्हीं लोगों पर है जिन्होंने कोरोना वायरस के सुरक्षा कवच को नहीं अपनाया। लेकिन ये सिर्फ आकलन है। डेल्टा वेरिएंट कब, कहां और कैसे, किस पर कहर ढाए, कोई नहीं बता सकता। अब सवाल ये कि आखिर मिडिल ईस्ट में ऐसा क्या हुआ, कैसे 15 देशों पर ही ज्यादा संकट आया। दरअसल मिडिल ईस्ट के 22 में से 15 देशों में डेल्टा वेरिएंट पहुंचा। वैक्सीनेशन की रफ्तार कम होने से संक्रमण फैला। पिछले 2 महीने के मुकाबले 1 महीने में 55% केस बढ़े। मौत के आंकड़ों में भी 15% के रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो गई। औसतन हर हफ्ते 3.10 लाख मामले दर्ज किए जा रहे हैं। मौत की औसतन दर प्रति सप्ताह 3500 दर्ज हो रही है। और ऐसे हालात इसलिए हैं क्योंकि कुर्बानी के त्योहार बकरीद को मिडिल ईस्ट में जोर शोर से मनाया जाता है। लिहाजा कोरोना के डेल्टा वेरिएंट की मौजूदगी में इस साल भी लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। जमकर खरीदारी की, बाजारों में भीड़ जुटाई और बकरीद के मौके पर सार्वजनिक कुर्बानियां भी दी। नतीजतन डेल्टा वेरिएंट को कई शिकार मिले। पूरे मिडिल ईस्ट में हाहाकार मच गए और चौथी लहर चरण की तरफ बढ़ने लगी। अस्पतालों में भर्ती मरीजों की संख्या बढ़ने लगी। ईरान, इराक, ट्यूनीशिया, लीबिया में स्थिति खराब है। ज्यादातर देशों के अस्पताल मरीजों से भर चुके हैं। आईसीयू और ऑक्सीजन सप्लाई में दिक्कत आ रही। यानी चौथी लहर मिडिल ईस्ट के लिए ठीक वैसी ही कहर वाली साबित हो रही है जैसे कि दूसरी लहर के वक्त हिंदुस्तान के हालात खराब हुए थे। लेकिन मिडिल ईस्ट ने उन हालातों से सबक नहीं लिया। ज्यादातर जगहों पर लापरवाही की और करीब 55% आबादी पर कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट कहर ढा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बिहार में अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। हर रोज हत्या, लूट, अपहरण हो रहा है। कटिहार में मेयर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मधुबनी में भी जूलर का मर्डर कर दिया गया है। मोतिहारी में अफसर की किडनैपिंग की कोशिश की गई। मोतिहारी में मेयर की हत्या के आरोप में 11 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। बेलगाम अपराध पर विपक्ष ने नीतीश सरकार पर सवाल उठाए हैं। 3 शहर, 3 तस्वीर, 3 घटनाएं और ये तीनों घटनाएं सुशासन पर सवाल हैं। ये तीनों घटनाएं नीतीश कुमार के इकबाल पर सवाल है। ये तीनों घटनाएं बिहार में बेकाबू हो चुके अपराधियों की व्याख्या है। जब यूं अर्थी निकली तो कांप गया कटिहार, क्योंकि शहर के सबसे ज्यादा सियासी ताकत वाले शख्स की अंतिम यात्रा निकली थी। हजारों की भीड़ में चीख पुकार थी, आक्रोश था, क्योंकि कटिहार के मेयर शिवराज पासवान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जल्द से जल्द अपराधी पकड़े जाएं, क्योंकि चिन्हित लोग हैं, गाड़ियां पकड़ा गई है, सारे जो लोग चिन्हित हो गए हैं, पुलिस तुरंत पकड़े और स्पीडी ट्रायल चला के सजा दिलवाने। हत्यारों ने शिवराज के सीने में 3 गोलियां दाग दी। अंधेरे में बाइक सवार गोली मारकर फरार हो गए। घायल मेयर को तत्काल कटिहार मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। 11 अभियुक्तों, नामजद अभियुक्त और अन्य अज्ञात के विरुद्ध कांड दर्ज किया गया है और उसका अनुसंधान इमीडिएटली प्रारंभ किया गया, छापामारी प्रारंभ कर दी, जिसके क्रम में जो है 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा चुकी है।
जमीन के कारोबार से भी जुड़े मेयर के मर्डर की तमाम एंगल से जांच चल रही है। लेकिन पुलिस के लिए चुनौती सिर्फ कटिहार में ही नहीं, मधुबनी में भी ताबड़तोड़ गोलियां चली। बाइक सवार हत्यारों ने ज्वेलर पर गोलियां चलाई, पिता की मौत हो गई, बेटा अस्पताल में भर्ती है। मधुबनी और कटिहार में हत्याएं हुई तो मोतिहारी में भी गैस बॉटलिंग प्लांट के जनरल मैनेजर के अपहरण की कोशिश की गई। हालांकि वक्त रहते पुलिस को पता चल गया और फिर किडनैपर को पकड़ लिया गया। पूछताछ के क्रम में पता चला है कि कुछ जो चारों लोग थे उनका एसपी कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ हिसाब को लेकर कोई विवाद था। 24 घंटे के अंदर हत्या और अपहरण की घटनाओं से पटना तक हड़कंप मचा हुआ है। विधानसभा में हंगामा है, विपक्षी नेता सरकार के इकबाल पर सवाल उठा रहे हैं। बिहार में प्रत्येक दिन सैकड़ों मर्डर हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, अपहरण हो रहा है, लूट हो रहा है। पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि बिहार में महाजंगल राज जो है वो कायम हो चुका है। पुलिस का कुछ नहीं चल रहा। बिहार में एक के बाद एक लगातार हत्या, अपहरण और लूट की घटनाएं हो रही हैं। सरकार सवालों के घेरे में है। और अब बात करते हैं एक ऐसी संघर्ष गाथा की जिसने बताया है कि मेडल ऐसे नहीं आता। लवलीना, जी हां, भारतीय महिला मुक्केबाज लवलीना ने भारत के लिए दूसरा मेडल पक्का कर लिया है। टोक्यो ओलंपिक में लवलीना ने वेल्टर वेट क्वार्टर फाइनल मुकाबले में चीनी ताइपे की नियन चिन चेन को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। हिंदुस्तान की लेडी बॉक्सर से अब गोल्ड की उम्मीद लगाई जा रही है। आखिर कैसे असम के एक छोटे से गांव से निकलकर टोक्यो ओलंपिक तक पहुंची लवलीना, देखिए ये संघर्ष गाथा। टोक्यो ओलंपिक में अपने पंच से सनसनी मचाने वाली भारतीय मुक्केबाज लवलीना ने चीनी ताइपे की चेन नियन को क्वार्टर फाइनल में 4-1 से मात दी और इसी के साथ ये तय हो गया कि भारत को ओलंपिक के इतिहास में मुक्केबाजी में तीसरा पदक हर हाल में मिलेगा। शांत स्वभाव की लवलीना रिंग में अपने अग्रेसिव अंदाज के चलते सुर्खियों में आई। चीनी बॉक्सर को हराकर लवलीना ने टोक्यो ओलंपिक के सेमीफाइनल में प्रवेश तो कर लिया, लेकिन इसके साथ ही हिंदुस्तान की उम्मीदें भी बढ़ गई हैं। जिस तरह लवलीना ने रिंग में प्रहार किया, उसे देख के मुमकिन है कि वो गोल्ड भी ला सकती हैं। लेकिन आपको बता दें कि असम के गोलाघाट जिले के बड़ा मुखिया गांव की रहने वाली लवलीना ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए बेहद संघर्ष किया। लवलीना बोरगोहन के पिता ने भी बेटी की मदद की। लवलीना के पिता छोटे व्यवसायी थे, परिवार के आर्थिक हालात ठीक नहीं थे। बावजूद इसके लवलीना ने असम के एक छोटे से गांव से निकलकर टोक्यो ओलंपिक तक का सफर पूरा किया। लवलीना की 2 जुड़वा बड़ी बहनें लीचा और लीमा हैं। लवलीना और उसकी बहनों को शुरू में किक बॉक्सिंग के लिए तैयार किया गया था, लेकिन लवलीना ने बॉक्सिंग की ओर रुख किया। 2020 में एशिया और ओशिनिया बॉक्सिंग ओलंपिक क्वालिफायर में कांस्य पदक के साथ टोक्यो 2020 के लिए स्थान पक्का किया। फरवरी 2018 में इंडियन ओपन में स्वर्ण पदक जीतने के बाद राष्ट्रीय मंडल खेलों के लिए भारतीय टीम में चुने जाने के बाद उनके करियर में तेजी आई और अब लवलीना ओलंपिक में इतिहास रचने की तरफ बढ़ रही हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।